उत्तर महाविद्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस आयोजन में मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम प्रसाद जी, जिले के महामंत्री जो मेरे ही नाम के पर्यायवाची मेरे नाम के राकेश त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री उमेश सिंह जी, भवानी दत्त जी, सुधांशु शुक्ला जी, गोविंद सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए विद्यार्थीगण। कितनी देर से आप सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ? 1 घंटे से, आधे घंटे से। छुट्टी का समय क्या होता है? 2:40। तो अभी तो छुट्टी का समय नहीं हुआ है, तब तो आप लोगों की क्लास अभी चल सकती है। चल सकती है। गर्मी का मौसम है थोड़ा, मैं जानता हूं कि गर्मी की वजह से थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन मेरा परिचय अभी गोविंद जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो तो प्रवक्ता टीवी पर बहुत थोड़ी देर बोलते हैं, ज्यादा देर नहीं बोलते हैं। तो मैं ज्यादा देर भाषण नहीं करूंगा, इसलिए परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि जब विद्यालय में कोई नेता आया करते थे ना, तो डर लगता था कि नेताजी है बोलेंगे बहुत देर, लगता था ना, मुझे भी लगता था। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं देर तक नहीं बोलूंगा, लेकिन जो जरूरी है, जो कहना आवश्यक है, वो आप लोगों के बीच में जरूर कह करके जाऊंगा। आप सबने सुना कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। अभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये बहुत लंबा नाम है, क्या मायने हैं इसके? यद्यपि मेरे आने से पहले गोविंद जी और कई सारे वक्ताओं ने आप सबको इस बारे में विस्तार से जानकारी दे दी होगी, और गोविंद जी बहुत अच्छे वक्ता हैं। इनके बोलने के बाद वैसे भी बोलने के लिए वक्ता के पास बचता कम है, लेकिन पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस नाते बोलना है। ये विभाजन की विभीषिका तो 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त 1947 को हो गई थी। लेकिन 14 अगस्त की विभाजन की उस विभीषिका को हम भुला बैठे थे, हम इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे थे। हमें जब कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए किया गया संघर्ष और झेली गई पीड़ा, अगर उसको हम भुला देंगे तो परिणाम का आनंद भी नहीं आएगा। आप सब विद्यार्थी हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं, खाना खाने तक के कार्यक्रम को भी, काम को भी प्राथमिकता नहीं देते हैं। मन करता है खेलने का, लेकिन खेल को भी दरकिनार करते हैं ताकि अच्छा परिणाम आए। करते हैं ना? देश की आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष चला था, बहुत लंबा संघर्ष। और यह आजादी केवल ब्रिटिश आक्रांताओं से ही नहीं, अंग्रेजों से नहीं, यह आजादी मुगलिया सल्तनत से भी। इस देश पर लगभग 600 साल मुगलिया सल्तनत का शासन रहा है। हमने पढ़ा है, शाहजहां का, जहांगीर का, अकबर का पढ़ा है हमने। और उसके बाद अंग्रेजों का शासन, हमने अंग्रेजों का शासन झेला। लंबा संघर्ष हमने किया, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तक, महात्मा गांधी तक हमने स्वाधीनता की एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई हम लड़ रहे थे कि हम स्वाधीनता पा सकें, स्वतंत्रता पा सकें, आजादी पा सकें। लेकिन आजादी हमें मिली, लेकिन किस कीमत पर? जब आजादी हमें मिली तो उस आजादी के साथ एक बहुत बड़ा घाव भी हमको मिला, एक बहुत बड़ा जख्म भी हमको मिला। उस जख्म को हम कई बार भूल जाते हैं। हमें लगता है कि उस जख्म से आज तो हमको दुख नहीं है, लेकिन आज कैसे दुख है मैं वो आपको याद दिलाने आया हूं। आप सब में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने टेलीविजन पर पिछले दिनों की बांग्लादेश की घटनाओं को देखा है? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं? जरा एक बार हाथ उठा करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चलेगा कि हम वर्तमान की कितनी घटनाओं से परिचित हैं। कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और प्रधानमंत्री के निवास तक वहां आंदोलनकारी घुस गए। कितने लोगों ने टीवी पर या अखबार में देखा है? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं? जरा एक बार हाथ उठा के मुझे बताइएगा। बहुत कम लोगों ने देखा है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? कहीं बांग्लादेश के बारे में जानकारी नहीं पड़ी?
तो मुझे लगता है कि तो विद्यार्थी के नाते आप सबकी ये दैनंदिन जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि आप सब समाचार पत्रों को पढ़ें। मेरे सामने बैठे हुए सब लोग यूजी के हैं ना, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हैं। आप बीए बीएससी बीकॉम के हैं विद्यार्थी। बीए बीएससी बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है कि आप समाचार पत्रों को जरूर पढ़ें और हर संभव कोशिश करें कि टेलीविजन पर भी न्यूज चैनल कभी कभी देख लिया करें, ताकि समकालीन समाज में चल क्या रहा है यह हमको मालूम होता रहे। और अगर नहीं मालूम हो रहा है तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में घट रही हर घटना का असर हम पर सीधा पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है यह हमको जानना जरूरी है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है यह जानना जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इस समय युद्ध क्यों हो रहा है यह जानना जरूरी है। और ये नहीं जानेंगे तो अमेठी में बैठ करके हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। वो संतति, वो जनता जो अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए सजग नहीं होगी, वो स्वतंत्रता की हकदार भी नहीं होगी। आपको सजग होना होगा, इसलिए आपको जानना होगा कि यह स्वतंत्रता हमको कैसे मिली, इसमें किनका योगदान था और स्वतंत्रता को मिलते समय में देश का विभाजन क्यों हुआ। आप सबको समझना ही होगा कि भारत का ही हिस्सा यह बांग्लादेश था, भारत का ही हिस्सा यह पाकिस्तान था। यह क्यों पाकिस्तान बन गया, यह क्यों बांग्लादेश बन गया, यह समझना ही होगा। यह नहीं समझेंगे तो हम विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, विकसित भारत 2047 का सपना साकार नहीं कर सकते। एक महान इतिहासकार ने कहा था कि वो राष्ट्र मिट जाते हैं जो अपने इतिहास को विस्मृत कर देते हैं, जो अपना इतिहास भूल जाते हैं। तो हम सबको इतिहास केवल अपनी पाठ्य पुस्तकों में इतिहास जो पढ़ते हैं केवल वही इतिहास नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में तो लिपिबद्ध किया गया, उसमें भी कई बार छेड़छाड़ की गई है। मुझे लगता है कि सार्वजनिक इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमको इतिहास के उन पन्नों को पलटने का, उलटने का, देखने का एक अवसर होता है। कुछ पुस्तकों की चर्चा गोविंद जी ने भी आपसे की है कि इन पुस्तकों को पढ़िए कि भारत की विभाजन की विभीषिका कैसे हुई। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 10 लाख से ज्यादा लोग। और तब भारत की आबादी इतनी नहीं थी जितनी आबादी आज है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जिस युद्ध में इतनी बड़ी विभीषिका हुई हो, इतने सारे लोग मारे गए हो। और भारत में तो कोई युद्ध भी नहीं हुआ, बिना युद्ध के इतने लोग मारे गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर किए गए। जरा उनकी पीड़ा को याद करिए, सोचिए, मन सिहर उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अचानक आपसे कल कह दिया जाए कि आपको अपना घर छोड़ करके अब यहां से चले जाना है, यहां रहोगे तो मार दिए जाओगे या आपको अपना मजहब परिवर्तन करना पड़ेगा। यह कितना कठिन होगा, इसकी कल्पना करके देखिए। और यह मत सोचिए कि अब यह नहीं हो सकता है, यह अब भी हो सकता है, यह अब भी हो रहा है, यह बांग्लादेश में आज हो रहा है। इसलिए अपनी जीवंत आंखों से इन बातों को देखिए और महसूस करिए कि विभाजन की विभीषिका हमने केवल एक बार झेली है, ऐसा नहीं है। यह विभाजन की विभीषिका हमारे लिए हमेशा मुहाने पर खड़ी है। आप इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आज गौरीगंज में बैठे हुए हैं। हमारे देश का एक प्रतिनिधि संस्थान है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, जेएनयू दिल्ली। सुना है नाम ना आपने? आप में से कुछ बच्चों की इच्छा भी होगी कि हम भी जेएनयू जाकर के पढ़ें। जेएनयू में कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले नारे लगाते हुए भी कुछ लोग दिखाई पड़े थे। सुना था कि नहीं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो भारत के टुकड़े कर देने की मंशा खत्म नहीं हुई है। भारत के टुकड़े करने की मंशा देने वाले लोग अब भी जीवित हैं। ये मुस्लिम लीग जो स्थापित हुई थी ना सन 1906 में, यह अचानक मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना अचानक नहीं पैदा हो गए कि मोहम्मद अली जिन्ना अचानक कहीं से आए, उनको रात में सपना देखा कि सुबह हमको पाकिस्तान चाहिए। सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे थे तभी उन्होंने यह विचार रखा था कि हिंदू और मुसलमान द्विराष्ट्र है, ये एक राष्ट्र नहीं हो सकते। जबकि हम सह अस्तित्व के साथ चलने के लिए सबको साथ लेकर के चलने वाले हमेशा हम संतति रहे हैं, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ काम करने वाले रहे हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले रहे। दुनिया भर के लोग जहां कहीं भी मानव सभ्यता है वो सब हमारे भाई बहन हैं। और मनुष्य छोड़िए, हमने तो पशु पक्षियों के साथ भी अपना सामंजस्य स्थापित किया है।
हमने वृक्ष पेड़ों के साथ, पौधों के साथ भी अपना सामंजस्य स्थापित किया है। हम पीपल को भी जल चढ़ाने वाली संस्कृति के लोग हैं। हम गाय को पहली रोटी देने वाली संस्कृति के लोग हैं। हम तो कौवे को भी श्राद्ध कर्मों में पूजने वाले लोग हैं। तो हम तो विभाजन नहीं चाहते थे। हम तो नहीं मानते थे कि भारत का विभाजन होना चाहिए। लेकिन क्षुद्र राजनीतिक मंशा के नाते इस देश की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की जो सरकार, जो कांग्रेस समय थी, उस कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिस कांग्रेस में महात्मा गांधी थे, जिस कांग्रेस में देश के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो कांग्रेस जो बनी थी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, उस आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते स्वार्थपरकता में ऐसे अंधे होते चले गए कि देश की आजादी विभाजन की कीमत पर हमने स्वीकार कर ली और बाद में इसको ढकने का प्रयास किया गया। लेकिन इतिहास के उन पन्नों को उघाड़ कर पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, क्योंकि विभाजन की ये चेष्टाएं लगातार बनी हुई हैं। आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों में एक नया विधेयक पारित किया है, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम संशोधन 2024। आप सबने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है? ध्यान दिया है, कुछ लोगों ने दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है उनके ध्यान के लिए विशेष तौर पर एक बड़ी संकट, बड़ी समस्या, बड़ा खतरा हमारे सामने है जब अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के साथ में देश के भीतर मतांतरण करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोजन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं नाम बदल करके, प्रेम जाल में फंसा करके, विवाह करके धर्मांतरण करने की चेष्टा की जाती है। कहीं पर डरा करके, धमका करके मतांतरण कराने की चेष्टा की जाती है। कहीं पर लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर पैसे देकर के धर्मांतरण और मतांतरण करने की चेष्टा की जाती है। यह धर्मांतरण और मतांतरण इस देश और समाज के लिए घातक है। जिसको जो धर्म मानना है माने, जिसको जो पूजा पद्धति माननी है वो माने, जिसको जैसी प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करे। भारत के संविधान में आजादी दे रखी है। आपको नमाज पढ़नी है, आप नमाज पढ़िए। आपको यीशु की प्रार्थना करनी है, यीशु की प्रार्थना करिए। आपको कांवड़ यात्रा लेकर जानी है, आप कांवड़ यात्रा लेकर जाइए। भारत के संविधान ने सबको अनुच्छेद 25 के तहत आजादी दी है। लेकिन कोई किसी को बरगला करके, धमका करके, बहला करके, फुसला करके अगर धर्मांतरण की चेष्टा करता है तो इसके पीछे एक खतरनाक साजिश, खतरनाक षड्यंत्र साबित होता है। और ये एक दो मामले नहीं है, हजारों की संख्या में इस तरह के जब मामले निकल करके सामने आने लगे तो केरल की सरकार ने पहली बार लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग किया। केरल हाईकोर्ट में जब पूरा मामला गया तो केरल हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर के लव जिहाद शब्द को स्वीकार किया। और तब उत्तर प्रदेश की सरकार सहित देश की अन्य की अलग अलग राज्य की सरकारों ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में भी हमने बनाया और हमने महसूस किया कि इस कानून को और कठोर करने की आवश्यकता है, तो इसलिए कानून को कठोर किया है। मेरे सामने अग्रिम पंक्तियों में बच्चियां बैठी हुई हैं, बालिकाएं बैठी हुई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है आप सबकी जानकारी के लिए कि किसी भी प्रकार से मतांतरण की कोई भी चेष्टा केवल आपका नुकसान नहीं करेगी, केवल आपके परिवार का नुकसान नहीं करेगी, बल्कि पूरे अमेठी का नुकसान करेगी, पूरे उत्तर प्रदेश का नुकसान करेगी, पूरे देश का नुकसान करेगी। क्योंकि इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। इस सच को नकार नहीं सकते हैं। इस सच को स्वीकार करना होगा कि मुस्लिम लीग ने 1906 में बैठ करके कैसे तय किया कि हमको मजहब के आधार पर एक देश चाहिए। हम ऐसा देश चाहते हैं जहां इस्लाम में हमारे लिए सर्वोच्चता का विषय हो और हम इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। भरपूर प्रयास किया। महात्मा गांधी जी इसके विरोध में थे। देश के तमाम नेता, कांग्रेस के भीतर से बहुत सारे नेता इस बात के विरोध में थे कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को सत्ता में बैठने की इतनी लालच थी, इतनी जल्दबाजी थी कि कैसे हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। देश का विभाजन स्वीकार कर लिया और देश का विभाजन इतने आनंद फानंद में हुआ। यह वादा किया लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कि जनता का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? जनता का ट्रांसफर भी हुआ। उस ट्रांसफर में आप सबने फिल्म देखी होगी, गदर देखी है ना? यह कोई फिल्म कपोल कल्पना नहीं है। उसकी प्रेम कहानी हो सकता है कपोल कल्पना हो, लेकिन ट्रेनों में भरी हुई जो लाशें आ रही थी ना, ये सत्य घटनाएं हैं।
सत्य घटनाएं हैं। कलेजा मुंह को आ जाए अगर आप अपने आंखों से ऐसी घटनाएं देख लें। पूरी की पूरी ट्रेन कटी हुई और कमोबेश उसी प्रकार के हालात आज फिर बांग्लादेश में बनते हुए दिख रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस को मनाने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में तय किया कि हम केवल आजादी के जश्न में नहीं डूबे रहेंगे। हम केवल 15 अगस्त को भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा करके, तिरंगा हाथ में लेकर के केवल जश्न नहीं मनाएंगे, केवल लड्डू खा करके हम काम नहीं चलाएंगे। यह हमको स्वतंत्रता किस कीमत पर मिली है, इस कीमत को भी याद करेंगे। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सारे महत्वपूर्ण नेता, सबके पास बहुत काम है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं इन सबके पास। ये कोई खाली लोग नहीं है। मैं हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं, लखनऊ से चल करके आया क्योंकि मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण विषय है। जो महत्वपूर्ण विषय है, इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इन बच्चे बच्चियों के सामने जाना चाहिए। आप सबको इस विषय पर विचार करना चाहिए। और मैं जितना कह रहा हूं इतना मत मानिएगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अपने मंतव्य के नाते कुछ झूठ बका रहे हो सकता है। आप पढ़िएगा, खोदिएगा, जिज्ञासु बनिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। इतिहास की किताबों से, इंटरनेट के महासागर से निकालिएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसको रोका जा सकता था। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और आने वाली सामने जो समस्या है, उस समस्या से आप वाकिफ होते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। हम उदारता के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम इस मूल मंत्र के साथ चल रहे हैं। लेकिन हम सत्य को आंख मूंद करके ये कह दें कि आज तो सूरज निकला ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। आंखें मूंदने से आपके लिए अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उजाला तो बाहर बना रहेगा ना। तो आंखें मत मूंदिए, जानकार बनिए, जिज्ञासु बनिए और विभाजन की उस विभीषिका को याद करिए कि कैसे लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ था, मजहब के आधार पर, राजनीतिक विफलता के आधार पर। इस राजनीतिक चेतना को अगर अपने मन के भीतर जागृत नहीं करेंगे तो फिर कई बार आप सबके मन के भीतर भी ये सवाल होंगे। और मैं अगर ये सवाल आप लोगों से पूछ लूं अभी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सक्रिय राजनीति में भागीदारी करना चाहते हैं, तो मैं जानता हूं कि उत्तर बहुत अच्छा नहीं होगा। करना चाहते हैं क्या आप में से कोई लोग सक्रिय राजनीति में भागीदारी करना चाहते हैं, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, पार्टी में पोर्टफोलियो होल्ड करना चाहते हैं? आप में से ऐसे कुछ लोग हैं क्या? मैं जानता हूं पढ़ने लिखने के बाद करियर चाहिए होता है, जॉब चाहिए होती है, अच्छा जीवन स्तर चाहिए होता है। राजनीति कोई करियर नहीं है, राजनीति कोई जॉब नहीं है, राजनीति में कुछ प्राप्त होगा इसकी गारंटी भी नहीं है। विधायक और सांसद बन जाएंगे इसकी भी जवाब गारंटी नहीं है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। राजनीति मन की आग से होती है, जज्बे और जुनून से होती है, मन के भीतर दूसरे के लिए पीड़ा से होती है। आपको अगर पीड़ा है और आपकी पीड़ा से मैं दुखी हो जाऊं तो मुझे राजनीति करने का अधिकार है, वरना नहीं। और राजनीति करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। अपने देश समाज में क्या घट रहा है, घटित हो रहा है, यह जानकारी होनी चाहिए। और मत राजनीति करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सब नेता हो जाइए, कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, मत करिए। लेकिन कौन सी पार्टी क्या कर रही है यह जानिए तो जरूर। किसकी नीतियां क्या है, किसके सिद्धांत क्या है, उनके भाषण क्या है, उनके वादे क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनके नेताओं की नीतियां क्या है, उनका नेतृत्व कैसा है, इसके बारे में जानिए तो जरूर। और अगर नहीं जानेंगे, केवल जाति में, मजहब में, इसी में फंसे रह जाएंगे तो देश विकास नहीं कर पाएगा। विकास की धारा आपसे छूटती रह जाएगी, क्योंकि देश की नीतियों का निर्माण तो यही राजनीति करती है ना। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं कि विभाजन की विभीषिका को समझिए, उसको जानिए, उसको पढ़िए। और जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए उनके लिए 2 मिनट का मौन रखिए, उनको स्मरण करिए, उनको याद करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि कभी देश में फिर ऐसे विभाजन के अवसर उत्पन्न ना होने पाए। देश में फिर कभी ऐसा अवसर ना बने कि किसी प्रकार का विभाजन देश के भीतर हो। और विभाजन के खतरे खड़े हैं। मैं आप सबको आज ये चेतावनी देने के लिए, जागरूक करने के लिए, डरा नहीं रहा हूं,
सच से आईना दिखा रहा हूं। इस देश का विभाजन फिर हो जाएगा अगर आप सब नहीं चेते तो, आप सब नहीं जागरूक हुए तो। इसलिए कहीं भी किसी प्रकार के मजहबी कट्टरपन की बात कहीं हो रही हो तो उसका प्रतिकार करिए, उसको स्वीकार मत करिए, उसकी भावना में, उसकी धारणा में बहिए मत। जो हमारा उदार चरितानानंतुम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारी रही है, हम उसके साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि विभाजन की विभीषिका की स्मृति दिवस पर इतिहास के उन पन्नों को आप सब पढ़ेंगे, जानेंगे, खंगालेंगे, देखेंगे और अपने साथ के उन लोगों को जिनको यह अवसर नहीं मिला है कि वो भी जाकर के इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़े, उनको जाकर के बताएंगे। यह आप सबको सौभाग्य है। इस देश की 10% भी आबादी ऐसी नहीं है जिसको हायर एजुकेशन में जाने का अवसर मिलता है। जानते हैं ना, सबको अवसर नहीं मिलता है। बहुत पढ़े तो हाई स्कूल तक पहुंचे, बहुत पढ़े तो 8वीं तक पढ़े, बहुत पढ़े तो 5वीं तक पढ़े और कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। आप सब सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको महाविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला है। आप सब सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको बिजली पंखा मिल रहा है देखने को, वरना सुदूर क्षेत्र में, यही देश में, आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई हैं, तो आप सब सौभाग्यशाली जो लोग हैं, आप सब पर जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी है कि आपको इसकी जानकारी करिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाइए, अपने लोगों के साथ साझा करिए। मुझे लगता है अगर ये आप करेंगे तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि विभाजन की विभीषिका को हम याद करें, मुझे लगता है कि शायद वो सफल होगी। आज के इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।